आप सभी लोगों को पता होगा महमूद गजनवी के बाद एक दूसरा तुर्क आक्रमण हमारे देश में हुआ। सेकंड टर्किश इन्वेजन हमारे इंडिया में हुआ। वो कौन था? तो दोस्तों वो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी। आप सभी लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड 1175 ईस्वी से 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड भारत में 1175 ईस्वी से 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद गौरी सेकंड टर्किश आक्रमणकारी था, सेकंड तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने हमारे भारत में दूसरी बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी एक संशवानी तुर्क था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद गौरी को संशवानी तुर्क के नाम से जाना जाता है। यह भी मोहम्मद गौरी भी गजनी का ही निवासी था। गजनी के ही उस समय गजनी में ही गोर वंश चला करता था और मोहम्मद गौरी गजनी के गोर वंश का ही एक शासक हुआ करता था। गजनी के गोर वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी गजनी के गोर वंश का एक शासक हुआ करता था और इसी ने इसको संशवानी तुर्क के नाम से जाना जाता है। इसने भारत में सेकंड टर्किश इन्वेजन किया, भारत में दूसरा तुर्क आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। दोस्तों इसने मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला आक्रमण मुल्तान के ही करमाती मुसलमानों पर किया गया था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर किया गया था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर किया गया था। दोस्तों ये आक्रमण कब किया गया था? तो 1175 ईस्वी में, आप सभी लोगों को पता हुआ 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण हुआ था। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर किया। दोस्तों ये मुल्तान वर्तमान के पाकिस्तान में ही एक जगह मुल्तान है, वहीं पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1738 ईस्वी में गुजरात पर किया। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा महमूद गजनवी के द्वारा अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो इतना धन संपदा वहां से उसको मिली थी। इसी बात को देखकर मोहम्मद गौरी ने भी अपना गुजरात अभियान किया और गुजरात अभियान में सबसे पहले इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। सेकंड आक्रमण, दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण गुजरात पर 1178 ईस्वी में हुआ। दोस्तों लेकिन उस समय आप सभी लोगों को पता होगा गुजरात का महमूद गजनवी ने जब 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था, उस समय वहां का शासक चोल मूलराज द्वितीय वहां का शासक हुआ करता था। लेकिन इस समय 1178 ईस्वी में गुजरात का जो शासक हुआ करता था वो मूलराज द्वितीय यानी कि भीम सेकंड हुआ करता था, जो कि चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय जो भीम सेकंड के नाम से भी फेमस था और जो चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। दोस्तों 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी के द्वारा हमारे भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ, वो भी गुजरात पर हुआ, तो उस समय गुजरात का ही एक प्रतापी शासक भीम सेकंड हुआ करता था और भीम सेकंड जो है चालुक्य वंश से ताल्लुक रखता था।
लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है दोस्तों कि जब मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में मूल राज सेकंड पर आक्रमण किया, तो दोस्तों मूल राजदूती यानी कि भीमदूती ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले ही इस बात की जानकारी प्राप्त कर अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि मोहम्मद गौरी एक टर्किश यात्री जो हमारी प्रांत पर आक्रमण करने जा रहा है। इसी बात से नाराज होकर मूल राजदूती यानी भीम सेकंड ने उल्टा मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को दोस्तों भागना पड़ा। इस युद्ध इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद गौरी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ और जो भीम सेकंड की सेना ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और राजस्थान के माउंट आबू में ही मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और मोहम्मद गौरी को कैदी बना लिया गया। जैसे ही मोहम्मद गौरी को कैदी बनाकर दक्षिण भारत यानी कि गुजरात लाया गया, दोस्तों कुछ समय तक मूल राजदूती ने इसको यानी मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर रखा था। लेकिन मूल राजदूती की माता यानी कि इनकी माता के कहने पर ही मोहम्मद गौरी को मूल राजदूती के बंधन से रिहा कर दिया गया। दोस्तों मोहम्मद गौरी जानता था कि जब तक दक्षिण भारत में यानी कि गुजरात पर मूल राजदूती का शासन है तब तक हमें दक्षिण भारत पर विजय नहीं मिल सकती। इसी बात से मोहम्मद गौरी ने हमारे उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत की ओर रुख किया, क्योंकि उस समय उत्तर भारत पर जो शासन हुआ करता था वो बहुत ही कमजोर लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था। मोहम्मद गौरी को यह चीज पता थी कि अभी तो मूल राजदूती को हम हरा नहीं सकते क्योंकि इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हमें अपना पैर जमाने के लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना होगा। इसलिए दोस्तों मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले उत्तर भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश की। और दोस्तों 1179 ईस्वी में इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इसके बाद 1179 ईस्वी में पंजाब के सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। ग्यारह सौ उन्यासी में सिंध और कश्मीर पर मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया और उसको अपने अधीन कर लिया गया। तो इस समय हमारे भारत में क्या चल रहा था दोस्तों? इस समय हमारे भारत में दिल्ली सांभर और अजमेर में एक वंश चला करता था जिसे हम लोग चौहान वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज सभी लोगों को पता होगा कि चौहान वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय उस समय दिल्ली सांभर और अजमेर इन तीनों जगहों पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन हुआ करता था और पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर की अपनी कैपिटल बनाई थी यानी कि अपनी राजधानी अजमेर को बनाई थी। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। दोस्तों 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी। इस वंश में इससे पहले भी पृथ्वीराज तृतीय से पहले बहुत से ऐसे शासक हुए जैसे कि वासुदेव, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज फर्स्ट और पृथ्वीराज तृतीय। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था और इसके पिता का नाम
इसके फादर का नाम सोमेश्वर था। इतिहास के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। दोस्तों उस समय जब मोहम्मद गोरी ने 1179 में सिंध कश्मीर पर आक्रमण किया और इसको अपने अधीन कर लिया, उस समय दिल्ली, शांभर और अजमेर पर एक प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन हुआ करता था। दोस्तों क्योंकि सिंध और अजमेर और सांभर इन सभी की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी, इसलिए इनडायरेक्टली इन तीनों पर अधिकार करने के लिए मोहम्मद गोरी भी प्रयास करने लगा इस पर अधिकार करने के लिए। दोस्तों इसी से 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को लगभग 20 बार ये 24 बार हरा चुका था। दोस्तों 24 बार हरा चुका था। 25वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। दोस्तों हर बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया करता था। मोहम्मद गोरी हर बार इसके शासनकाल में, इसके राज्य में हस्तक्षेप करता था, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान इसको हराकर इसको माफ कर दिया करता था। दोस्तों इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा अगर दयालु बनना है तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसी बात का प्रमाण हमारे इतिहास में देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान हर बार मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया करता था और मोहम्मद गोरी हर बार इसके राज्य में इसके शासन करने में हस्तक्षेप करता रहता था। उसी बात से दुखी होकर दोस्तों इसी बात से दुखी होकर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से हरा दिया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज की जीत हुई तराइन के प्रथम युद्ध में और मोहम्मद गोरी की हार हुई। और एक बार फिर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया और एक बार फिर अपनी दयालुता दिखाई और पृथ्वीराज को माफ करके छोड़ दिया। दोस्तों लेकिन इसी के एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी सेना के साथ तराइन के मैदान में आया और 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में पूरा पासा ही पलट गया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने बुरी तरह से पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बहुत बुरी तरह से पराजित कर दी, इसकी हत्या कर दी। दोस्तों पूरे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। दोस्तों इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध तराइन का युद्ध और 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध और तराइन के युद्ध में ये दोनों युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे फेमस बैटल, सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। क्योंकि दोस्तों 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया और यहीं से ही हमारे देश में मुस्लिम शासन का अस्थायी रूप से प्रारंभ हुआ। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में जब हमारे तीनों शासकों यानी अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल का जो नवाब पहले हुआ करता था और दिल्ली का जो शासक हुआ करता था बहादुर शाह
शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं भी रॉबर्ट क्लाइव का सामना नहीं कर सकी। और यहीं से ही दोस्तों, यहीं से ही हमारे इतिहास में अंग्रेज पूरी तरह से स्टेबल हो गए और उन्होंने अपना शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, ये दो युद्ध ऐसे हैं जहां से हमारे इतिहास का पूरा पासिंग कट गया, और इसलिए ये दोनों युद्ध हमारे इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का ही एक दरबारी हुआ करता था, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी, ये जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा तो जरूर दिया था, लेकिन इसकी हत्या नहीं की थी दोस्तों। इसकी हत्या नहीं की थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया था और कैद करके मोहम्मद गौरी को गजनी ले गया था, और इसी पृथ्वीराज के साथ चंद्र बरदाई भी गजनी गया था। और दोस्तों, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि चंद्र बरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो में ये बात कहता है कि पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गौरी ने अंधा करवा दिया था, यानी कि इसकी दोनों आंखें फुलवा दी गई थी। और एक बार जब मोहम्मद गौरी के द्वारा उसी के राज्य में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो उसमें सभी को अपने अपने अभिनय और कौशल दिखाने का अवसर मिला था। तो दोस्तों, चंद्र बरदाई ऐसा कहता है कि मैंने ही मोहम्मद गौरी से आग्रह किया था कि हमारे पृथ्वीराज के अंदर भी एक ऐसी अद्भुत कला है जिसे कोई भी और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, चंद्र बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को सब भेदी बाढ़ चलाना आता था। दोस्तों, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के अंदर भी ये जानने की इच्छा हुई, ये लालसा पैदा हुई कि पृथ्वीराज के अंदर ये कौन सी ऐसी कला है जिसको कोई और दूसरा नहीं जानता। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई कहता है कि मैंने ही पृथ्वीराज को कहा कि हे पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी ने जिसने तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और तुम्हें अंधा करवा कर छोड़ दिया, इस समय अवसर है इसी पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। दोस्तों, इस दोहे से अभिप्राय है कि पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई कहता है कि हे पृथ्वीराज, तुम्हारे और सुल्तान के बीच में केवल 22 गज का ही फासला है। और जैसे ही पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को आदेश दिया कि सब भेदी बाण चलाने का आदेश दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज ने सब भेदी बाण मोहम्मद गौरी के ऊपर छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी के ऊपर सब भेदी बाण छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक बन जाते हैं। इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये एक कहानी मात्र है जो कि केवल पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों, मोहम्मद गौरी से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले लक्ष्मी टाइप के सिक्के भारत में किसने चलवाए थे। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहले लक्ष्मी टाइप के सिक्के चलवाए गए थे, जिनमें उनके सिक्कों पर उनके पीछे लक्ष्मी जो हमारी मनी यानी रुपए की देवी होती हैं, लक्ष्मी जी, उनको मोहम्मद गौरी के द्वारा अपने सिक्कों पर अंकित करवाया गया था।